हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा हम लोग लगातार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग क्लास 6 की जो आपकी एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 9 जानेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं मैं उनको बताता हुआ चलूँगा। आपकी नोट्स कंप्लीट हो गई है सीटेट की और बहुत जल्द आपको सीटेट की नोट्स का मैराथन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को फ्री वाली नोट्स का मैराथन मिल जाएगा, देख लीजिएगा नोट्स कैसी है। आज का टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य और इस पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। अब आपसे पूछ सकता है हरिसेन किसके दरबार में था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो आपसे पूछे प्रशस्ति कैसा शब्द है, संस्कृत का, इसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया। अब आपसे पूछेगा गुप्त काल में किसका महत्व बढ़ा था, तो प्रशस्ति लिखने का महत्व बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति लंबे लंबे वाक्य हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब आप पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशस्ति कैसे लिखी जाती थी। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण कितना सुंदर दिख रहा है। अब आप इसको पढ़ के अनुमान लगा सकते हैं प्रशस्तियाँ कैसे लिखी जाती थी। अब ये आपको चित्र दिखाया गया समुद्रगुप्त के बीड़ा बजाते हुए, अर्थात समुद्रगुप्त के बीड़ा बजाने का चित्र आपको दिखाया गया, अर्थात उसके संगीत प्रेमी होने का चित्र है। अब मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 89 नीचे मिलेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक हरे रंग का रंगा हुआ क्षेत्र है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, सब दिखाऊंगा, और कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी क्षेत्र मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। सबसे पहला आपको जो मानचित्र है वो मिलेगा हरा रंग का। किसका? हरा रंग का है, जिसे आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। यहाँ किसका वर्णन है? 9 शासक का वर्णन है। और कहाँ के? तो आर्यावर्त के 9 शासकों का वर्णन है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इनको क्या किया था उन्होंने? हरा दिया था। हरा करके हरा रंग हरा दिया, ऐसे याद रखिएगा। कहाँ के? आर्यावर्त के 9 शासकों को उन्होंने हराया था। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका पहला। अब दूसरे में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। इसमें कहा है इन्होंने कि जो आपका दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल रंग का आपका बिंदु है। तो जो लाल रंग है वो दक्षिणापथ को दिखा रहा है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ के शासक हार गए थे और हारने के बाद क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। माई बाप जो कहोगे वही करेंगे। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दे दी थी। क्या कर दिया था? कहा कि आप लोग जाओ और पुनः आप लोग शासन करो। तीसरा पॉइंट कह रहा है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग का है। तो जो आपका बैंगनी रंग है वो पड़ोसी देशों को दिखा रहा है। किसको?
पड़ोसी देश को दिखा रहा है। इनमें आपका असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये क्या करते थे? ये लोग उपहार लाने का काम करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे जब वो बुलाते थे। और चौथा आपका कह रहा है बाह्य इलाके। जो चौथा पॉइंट है वो आपका बाह्य इलाके से संबंधित है, याद रखिएगा। इसको आपको नीला रंग से दिखाया गया है। जैसे श्रीलंका के शासक भी आते हैं, इसमें कुषाण आते हैं, शक वंश के शासक आते हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का क्या किया था? विवाह किया था। तो इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता तो स्वीकार ही, साथ ही अपनी अपनी लड़कियों का विवाह भी समुद्रगुप्त के साथ में किया था। अब मैं इस मैप को थोड़ा सा छोटा करके और आपको विधिवत इस मैप को समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी बात को समझिए। आपको हरा रंग दिख रहा है ना, ये वाला है हरा रंग। हरा रंग क्या है? यहाँ आपको आर्यावर्त के 9 शासक देखने को मिलेंगे और इनको हराया था। क्या किया था? हराया था और हराने के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब चलते हैं लाल रंग। ये है आपका लाल रंग। ये आपका क्या है? लाल रंग है दक्षिणापथ। यहाँ कितने शासक थे? यहाँ 12 शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था, अर्थात 12 शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने कहा जाओ और जा करके आप पुनः अपना साम्राज्य देखो और उसको शासन चलाओ। इसके बाद बात करते हैं बैगनी रंग की। अब आप सभी को बैगनी रंग दिख रहा होगा। बैगनी रंग ये है आपका, ये आपके बाहरी राज्य हैं, ठीक है। जो बैगनी रंग है, सॉरी, ये है आपका बैगनी रंग। ये आपका बैगनी रंग है। और यहाँ कौन आता है? ये पड़ोसी राज्य हैं। कौन है? इनको पड़ोसी राज्य की संज्ञा दी गई है। ये उपहार लाते थे समुद्रगुप्त के लिए। और जो आपका नीला कलर दिख रहा है ये आपका पड़ोसी राज्य है। इनकी पुत्रियों से समुद्रगुप्त ने विवाह किया था। याद है ना, मैंने ऊपर बताया था कि इनकी पुत्रियों से समुद्रगुप्त ने विवाह किया था। तो याद रखिएगा, इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको जानने को मिलती हैं। आइए बात करते हैं विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वंशावलियाँ क्या हैं आइए समझते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो है वो महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में आपको अध्याय 10 में जानकारी मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हैं हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण है। और अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन का कौन है, तो बाणभट्ट है। इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। हर्षचरित्र की भाषा किस में है? संस्कृत में है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके जीवन
बनने तक का वर्णन, अर्थात जो उनके जीवन में राजा बन रहे हैं और जो घटनाएं उन सब का वर्णन किया है। चीनी तीर्थयात्री स्वानसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अर्थात कन्नौज में उनका बहनोई था, तो बहनोई को बंगाल के शासक ने मारा तो कन्नौज पर पहले कब्जे में लिया हर्ष ने, फिर बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल के शासक को उन्होंने परास्त किया था। मगध संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। अब बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां क्या बताती हैं। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बढ़िया से पढ़िएगा। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और एक व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में आपको देखना है। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता और खासकर जो समृद्धशाली शक्तिशाली शहर होते थे उनको। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्त, अब आपसे पूछेगा रविकीर्त किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के। उनके द्वारा रचित एक प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, अर्थात जो राज्य पर वो शासन कर रहा है वो उनके चाचा से उनको मिला था। बात करते हैं रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसने कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर के शरण ले ली थी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में डिटेल से आपको पढ़ना है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, आइए अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं। कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी था। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है महादंडनायक का अर्थ क्या होता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हर्षेण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। 2 पद उसको मिला था। आगे बात करते हैं, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में कुछ व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सारथवा यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहा करते थे। आगे बात करते हैं, इस तरह की
नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ भूमि दी जाती थी। दी गई भूमि से वो कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंत क्या करते थे? जो सेना रखते थे और राजा को किसी भी समय सेना की जरूरत पड़ती थी तो उन्हीं से संपर्क करते थे। जहां कहीं शासक दुर्बल हो जाते थे, ये सामंत इतने स्वतंत्र और इतने ताकतवर हो जाते थे कि वहां पर अपना नया साम्राज्य, अपना नया राज्य स्थापित कर लेते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा गया। आपसे पूछता है सभा किसके संबंधित है, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए, इनकी जो सभा होती थी, इनकी छोटी छोटी उप समितियाँ होती थी। जैसे ये सभा है तो इसकी छोटी छोटी उप समितियाँ हैं। इनके माध्यम से बहुत सारा कार्य करती थी, जैसे सिंचाई, ठीक है, और आप कह सकते हैं जैसे खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। आगे बात करते हैं उस जमाने में आम लोग कैसे थे। ठीक है, तो जनसाधारण के जीवन की बहुत सी झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। इसको समझते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्यकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फाह एशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा ही सचित्र वर्णन किया गया है। आप लोग इसको राजा की सेना के बारे में पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।